नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों को लेकर के। आज रेड क्रॉस सोसाइटी सभागार में रविंद्र चौबे ने बैठक रखी है अधिकारियों की, प्रशासनिक अधिकारियों की, स्वास्थ्य अधिकारियों की, इसके अलावा जनप्रतिनिधियों की, व्यापारिक संगठन और दूसरे सामाजिक संगठनों की। इन तमाम बैठकों का और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि शामिल हुए थे उसका ठीक मसौदा यही था कि जो अभी नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन और जो कोरोना जिस तरीके से फैल रहा है उस पर किस तरीके से नियंत्रण लगाया जा सके और इस दौरान किस तरह के प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए ताकि लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां न बने। उन्होंने मीडिया से चर्चा की है और इन तमाम बातों को लेकर के अपने विचार साझा किए हैं। और आने वाले समय में अगर संक्रमण की दर इसी प्रकार से रही, सबसे पहली बात तो ये कि ओमिक्रॉन कोई बहुत ज़्यादा भयाक्रांत करने वाली कोई इसमें स्थिति दिखती नहीं, उसके बावजूद भी संक्रमण जो बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए किस तरीके से उपाय हो सकता है, हमारे पास कितने बिस्तरों की ज़रूरत हो सकती है, हम कितने बिस्तरों की व्यवस्था कर पाएंगे। तत्काल पिछले जो कोविड-2 में जो दवाइयों के किट हम लोगों ने वितरण किया था उसकी कैसी व्यवस्था हो जाएगी। अगर ज़रूरत पड़े हमारे पास ऑक्सीजन के कितने बेड होंगे, मेन पावर की क्या ज़रूरत हो सकती है, हम मोबाइल यूनिट किस तरीके से चला सकते हैं, टेस्टिंग कैसे बढ़ा सकते हैं, इन सारे विषयों पे आज विस्तृत चर्चा की गई है। बहुत जल्दी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जनप्रतिनिधियों की भी बैठक लेंगे, संबंधित जो लोग हैं और जो पक्ष है उनकी भी बैठक लेंगे और आने वाले समय में ये प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी है। ना हमारे पास जांच करने में कोई सामग्री की कमी है, ना दवाई की कमी है, ना बेड की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है। किसी को भयग्रस्त होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो बच्चों का टीकाकरण का काम प्रारंभ हुआ है वो भी बहुत जल्दी पूरा कर लिया जाएगा और सौभाग्य से जो एडल्ट को टीकाकरण का काम है रायपुर ज़िला लगभग सैचुरेशन पॉइंट में है, इसलिए हमें लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बावजूद भी जो भी ज़रूरत होगी जिला प्रशासन के साथ मिल करके पूरे ज़िले में और विशेष रूप से रायपुर शहर में क्या कुछ करना है उसकी तैयारी के सिलसिले में लॉकडाउन की ओर बढ़ रहे हैं क्या हम? कतई नहीं। वहीं कोरोना को लेकर के मंत्रिमंडल स्तरीय बैठक में ये फैसला लिया गया है कि अगर किसी क्षेत्र में 4% से अधिक के लोग संक्रमित पाए जाते हैं कोरोना के तो वहां के स्कूल कॉलेजेस को बंद किया जाएगा। बैठक में और भी तमाम फैसले लिए गए हैं जिसके बारे में मंत्री मोहम्मद अकबर ने मीडिया को जानकारी दी है। 4% से ज़्यादा अगर वहाँ संक्रमित मिलते हैं तो उन जिलों के स्कूल को बंद करने के विचार किया जाएगा। अभी तक लेकिन स्कूल बंद नहीं हो रहा है। नहीं, हमें तो निर्देश जारी किया है उसमें जिन जिलों में 4% से ऊपर होंगे पॉजिटिव वहाँ पे करेंगे। ऐसा नहीं कि हर जगह करेंगे, ऐसा नहीं है। अब इतना बारदाना पर्याप्त हमारे पास आ चुका है कि आने वाले समय में जो किसानों से लिया जा रहा था उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 6 जिलों की जानकारी आई थी कि असमय वर्षा होने से जो धान भीग गया था तो उसके बारे में समिति ने यह तय किया है कि वहाँ के जो जिला कलेक्टर और DMO और DR कोऑपरेटिव इन तीनों को नोटिस जारी किया जाना है। और वो जो ज़िले हैं उसके बारे में बता देता हूँ कि बेमेतरा जिला, कवर्धा जिला, राजनांदगांव जिला, धमतरी जिला, महासमुंद जिला और रायपुर जिला। इनसे ये जानने के इनको नोटिस इसलिए दिया जाएगा कि जब सारे ज़िलों में कैप कवर खरीदी के लिए राशि उपलब्ध करा दी गई थी और कैप कवर वो खरीद भी लिए, तारपोलिन वगैरह की खरीदी हो गई थी, उसके बाद भी धान यदि भीगा है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो ये नोटिस भी उनको जारी किया जाएगा और जो भी प्रावधान है उसके हिसाब से उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। अधिवक्ता संदीप श्रीवास्तव ने आज मीडिया से चर्चा करते हुए रेलवे स्टॉपेज को बंद किए जाने का विरोध किया है। उनका कहना है कि ये आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन है। उन्होंने और भी कई नियमों का हवाला दिया है और कहा है कि जब मात्र एक ट्रांसपोर्ट की मोनोपोली होती है तो उस पर इस तरह के नियम को लागू करना चाहिए ताकि आम लोगों को भी इसकी सुविधा मुहैया होती रहे। कि 400 टिकट के कम अगर बिक रहा है तो हम वहाँ ट्रेनें कम करेंगे, वो यही कह रहे हैं। माने वो देखिए, बस यातायात का साधन संविधान में धारा 19(1)(d) 19(1)(d) में संविधान में मौलिक अधिकार है कि आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने का
सुलभ अवसर मिले, और अगर कोई मोनोपोली ट्रांसपोर्टर है जैसे रेलवे है तो वो इस तरीके से बंद नहीं कर सकते। और 100 साल 50 साल से चलने वाली ट्रेनों का स्टॉपेज बंद है। 40 साल से सारनाथ एक्सप्रेस बिल्हा में रुकती थी, स्टॉपेज बंद है। वहां से लोग इलाहाबाद जाते हैं मरने के बाद मिट्टी वो लेके, हड्डी लेके। अब उनको या तो गाड़ी से जाना है या बिलासपुर पहुंचो, फिर बने। आप एक आम आदमी का रेलवे को हासिल कुछ नहीं हो रहा है, वो जितना भी बात कहें, लेकिन ये सारा का सारा जो मुझे लगता है कि आगे जाके निजीकरण करना है, उसके दिशा में ये कदम उठा रहे हैं। एक और मामला आया है आरटीआई के सलाहकार का, और उन्होंने लगाया था हाईकोर्ट में मामला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को न ही ईएसआईसी की सुविधा मिलती है, न ही पेंशन की सुविधा मिलती है, न इनका प्रोविडेंट फंड होता है, और न ही किसी दूसरे किस्म की सरकारी सुविधाओं के अलावा बीमा भी इन्हें नहीं दिया जाता है, जिसको लेकर के जनहित याचिका लगाई गई है, जिसको लेकर के इन्होंने पत्रकार वार्ता ली, पत्रकारों को जानकारी दी कि लगातार आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता छले जा रहे हैं और राज्य सरकार इन्हें धोखा दे रही है। मानदेय इनके लिए ईपीएफ, जीपीएफ, पीएसआई, पेंशन और इन सबों के लिए जीवन बीमा की मांगों को लेकर मैंने माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में जनहित याचिका दायर किया है, और मुझे विश्वास है न्यायालय पर कि हम सबों को पूर्ण न्याय मिलेगी और सरकार को फटकार लगाएगी, और सरकार हम सबों के आगे झुकेगी और हमारी मांगे मानेंगी। ट्रांजिट रिमांड पर संत कालीचरण को महाराष्ट्र पुलिस को सौंपा गया है। जब ये प्रक्रिया चल रही थी उस दौरान हिंदू संगठन के लोग और बड़ी संख्या में महिलाएं यहां पर पहुंच गई, और उनका कहना था कि जो महात्मा गांधी पर टिप्पणी कर रहा है उस पर कार्यवाही हो रही है, लेकिन जो भगवान राम पर टिप्पणी कर रहा है, उन्होंने साफ तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल का नाम लेते हुए कहा, उस पर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है। अरे सीएम बघेल को तेरे बाप को पहले गिरफ्तार कर, तेरे बाप को गिरफ्तार कर, उसके बाद मेरे हमारे महाराज को करता। भगवान पे उंगली उठाइए ना, तो पहले तेरे बाप को गिरफ्तार कर। तो आपत्तिजनक टिप्पणी की उन्होंने महात्मा गांधी तो भगवान को टिप्पणी करी, वो चले भगवान बोले कि महात्मा गांधी बोले, भगवान बोले कि महात्मा गांधी बोले, जो खुद राम राम जपते रहे वो बड़े कि राम बड़े, तीनों लोग स्मार्ट सिटी को लेकर के कोई भी जानकारी जब मांगी जाती है तो यहाँ पर जनप्रतिनिधियों को घुमाया जा रहा है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल में खासी नाराजगी देखी जा रही है। उनका कहना है कि ये पूरा पैसा केंद्र सरकार की ओर से आ रहा है, लेकिन इस पैसे का क्या उपयोग किया जा रहा है ये सूचना के अधिकार के तहत भी उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा है। नतीजन आज भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल ने यहाँ पर स्मार्ट सिटी कार्यालय का घेराव किया है। उन्होंने मांग की कि उन्हें तत्काल सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए आरोप लगाया है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। सिवाय भ्रष्टाचार का कोई कारण नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ से जवाब नहीं मिलता है। स्मार्ट सिटी के द्वारा होने वाले जो कार्य हैं उनका जो क्रियान्वयन होता है उनकी सतत मॉनिटरिंग कौन करता है? जनता और चुने हुए जनप्रतिनिधियों को स्मार्ट सिटी के कार्यों से क्यों दूर रखा जाता है? अगर स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार नहीं है तो जनप्रतिनिधियों को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी जाती? ये सब स्मार्ट सिटी के जो अधिकारी हैं वो पब्लिक सर्वेंट है, हम सब पब्लिक के प्रतिनिधि हैं। जनता हमारे पास जवाब पूछने आती है और हमारे पास जवाब नहीं रहता, क्योंकि ये हमसे चोरी छिपे काम करते हैं। अगर आपका सब चीज़ पारदर्शिता के साथ आप काम कर रहे हैं तो आप हमको हिसाब दीजिए। स्मार्ट सिटी में जो पैसा आता है वो केंद्र से पैसा आ रहा है। जो पैसों की जो बर्बादी हो रही है, आप बिना सोचे समझे योजनाएं बना रहे हैं स्मार्ट सिटी के तहत। हेरिटेज वॉक, पब्लिक साइकिल शेयरिंग, साइकिल ट्रैक, म्यूरल आर्ट, करोड़ों रुपए आपने पानी की तरह इसमें बहा दिया। आज आपके पास उन सब बातों का कोई प्रमाण नहीं है। ये सब करोड़ों का पैसा, ठेकेदार तो अपना पैसा लेकर लाल बाल हो गए और जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, वो स्तब्ध हो रही है। वो हमसे हिसाब मांगती है कि हमारी गाड़ी समाई का पैसा क्यों बर्बाद किया जा रहा है। हम क्या जवाब दें? आज हमने स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को यहाँ बैठाया है और बोला है
कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं वार्डों में कर रहे हैं, जनता के हिसाब से कर रहे हैं, जनता की सुविधा के लिए कर रहे हैं, तो आप जनप्रतिनिधियों को उसकी जानकारी दीजिए। अन्यथा जितने जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसका ठीकरा आपके सर पे फूटेगा। और आने वाले समय में ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो पार्षद दल है वो चुप नहीं बैठेगा। आज हमने इनसे अंतिम बार इनको चेतावनी दी है कि आप जनप्रतिनिधियों को और जनता को जानकारी दीजिए, नहीं तो स्मार्ट सिटी के दफ्तर में हम ताला लगाएंगे। स्मार्ट सिटी का जो सेटअप है, लाखों दानदाता जो यहाँ पे दान दे रहे हैं, अभी हमारे माननीय महापौर जी के द्वारा एक दानदाता का नाम यहाँ पे उजागर किया गया कि कोरोना काल में उनका बहुत काम किया गया। दावत-ए-इस्लाम ऐसा कोई फर्म है, संस्था है जिन्होंने कोरोना काल में बहुत कार्य किया है। अनेक संस्थाएं होंगी बहुत सी, उनका नाम क्यों उजागर नहीं किया गया? कि जनता को जानने का अधिकार नहीं है कि कौन सी संस्था है, कौन सी समाज सेवी संस्था है वो रायपुर शहर को सहयोग कर रही है। इन सब कामों में पारदर्शिता होनी चाहिए, सारी जानकारी जनता को उपलब्ध होनी चाहिए, सारी जानती जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध होनी चाहिए। वहीं जब संबंधित अधिकारी से सवाल किया गया तो उनका कहना है कि सूचना के अधिकार के तहत सभी को जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहरहाल ये बात तो सही है कि सूचना के अधिकार के तहत ऐसे कई मामले प्रकाश में आते हैं जिसमें अधिकारी एक के बाद एक उस पर उंगलियां उठाते हुए इसे लंबे समय तक घुमाते रहते हैं। 90 दिन का समय इसके लिए निर्धारित होता है, यानी एक आपत्ति के बाद ये फिर 90 दिन के लिए आगे बढ़ जाता है मामला। यानी एक सवाल की जानकारी आपको 6 महीने में भी नहीं मिल पाती। अगर इसी तरीके से सवाल उठाते जाएं तो ये वर्षों अधिकारी अपने उस जानकारी को छुपा सकते हैं। इधर रिसाली निगम के नवनिर्वाचित पार्षदों ने शपथ ग्रहण किया है और इस मौके पर यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा जनप्रतिनिधि भी बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। नगर निगम रिसाली ईश्वर से शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा भारत के सार्वभौमिक तथा अखंडता को। CTV7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक देर मती, नमस्कार।